Hello everybody. Today we will discuss about the natural system of classification and in which the most acceptable classification that is the Bentham and Hooker classification. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने आपको जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो एंजियोस्पर्म सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो थे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके सामने हमने रिप्रेजेंट की। अब हमने किया क्या कि उस नेचुरल जो सिस्टम ऑफ एंजियोस्पर्म्स को हमने तीन भागों में या तीन क्लासिफिकेशन काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन से हमने डिवाइड किया था। सबसे पहले हमने डिवाइड किया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और इसके बाद हमने ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया। इसके बाद उनमें कौन कौन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थे जिनको बेसिस रख करके ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो, चाहे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो, चाहे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो, किस कारण से या कौन कौन से जो कैरेक्टर्स थे जिससे इन तीनों को हम बाइफर्केट कर सकें और उन तीनों क्लासिफिकेशन जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे उसमें एक बाउंड्री डेजिग्नेट कर गई और उनमें जो टैक्सोनॉमिस्ट थे, कौन कौन से टैक्सोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इस क्लासिफिकेशंस में अपने योगदान को दिया। तो जब हमने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ा तो उसमें जो प्रिमिटिव इंफॉर्मेशन थी, लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स थे और लिमिटेड उसके एप्लीकेशंस थे। सबसे बड़ी बात थी कि उसको हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किए, उतना ज़्यादा हम यूटिलाइज नहीं कर सके। उसका रीज़न था कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की उसमें लिमिटेड डाटा थे, लिमिटेड कैरेक्टर्स थे। तो इस कारण से वो जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें ये विसंगतियां देखने को मिली, लेकिन फिर भी वो आने वाले जो भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे एंजियोस्पर्म से रिलेटेड उस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में उनका योगदान बहुत अहम है, जिस कारण से हम एक एक क्लासिफिकेशन को वर्टिकली हम अध्ययन कर सकें और उसके बारे में अपना व्यू और जो टैक्सोनॉमिस्ट थे उनके व्यू को हमने लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल के बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और उसमें भी आपके जो सिलेबस में मोस्ट एक्सेप्टेबल जो क्लासिफिकेशन है वो है और जो दिया गया है और आज के परिप्रेक्ष्य में भी हमारी जो कंट्री है और उसके आसपास की जो एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हूकर का ही क्लासिफिकेशन है और इस बेसिस पर क्लासिफिकेशन को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि क्या क्या बेसिस रहा है। हालांकि हमने जो आर्टिफिशियल या सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा था तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमने, चाहे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रहा हो, चाहे आर्टिफिशियल रहा हो, चाहे आपका फाइलोजेनेटिक रहा हो, सभी में हमने कुछ न कुछ थोड़ा सा उसमें पॉइंट आउट किया था और उन सबको हमने एक एक करके अध्ययन किया था। बेंथम एंड हूकर क्लासिफिकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा ये रिलेवेंट है कि हमारे जो कंट्रीज हैं वहाँ पर और हमारे से जो पड़ोसी देश हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वो एशियन नेबरिंग कंट्रीज़, भाई जाहिर सी बात है हम एशिया के पार्ट हैं
तो वो भी एशियन कंट्रीज हैं, वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेबल ये क्लासिफिकेशन था। सबसे बड़ी बात थी कि ये क्लासिफिकेशन मोर और लेस डिकैंडोल जो क्लासिफिकेशन थे ये वो भी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही उनके द्वारा भी दिया गया था, लेकिन ये पहला प्रिमिटिव नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था या इनिशियल नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था जिसको कि डिकैंडोल महोदय ने दिया था। उसमें जो इंफॉर्मेशन थे बहुत ज़्यादा कलेक्टेड डाटा नहीं थे, बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थे, बहुत ही लिमिटेड था। अब बात आती है कि ये डिकैंडोल के द्वारा ही जो इंफॉर्मेशन जो दिया है, तो इस तरीके से फाउंडेशन ऑफ द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो डिकैंडोल को मानना कि बहुत कोई ऐसी बात नहीं कि जिसको कि न माना जा सके। डिकैंडोल की जो क्लासिफिकेशन जो उन्होंने दिया था उसको फाउंडेशन माना जा सकता है, कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं। बेंथम एंड हुबर रिप्रेजेंटेड एज ए इंटर रिलेशनशिप। जैसा कि हमने देखा कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने किसी भी प्लांट फैमिली को चाहे प्लांट क्लास को हम एक दूसरे क्लास से एक दूसरे फैमिली से को रिलेट करके हम उसके इंटर रिलेशनशिप उसकी एफिनिटी को हम स्टडी नहीं किए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन थे वो किसी एक पर्टिकुलर फैमिली या एक पर्टिकुलर प्लांट तक ही उसकी बाउंड्री लिमिट थी और उस बाउंड्री को डीलिमिट करना उसके लिए इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी। जैसे ही हमने इन्फॉर्मेशन मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, चाहे हम किसी अन्य तरीके से भी देखा, वो सभी जो क्लासिफिकेशन थे उनका जो बेसिस था वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट हुआ। तो इसका मतलब कि जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो इंफॉर्मेशन के बेस पर इसको ज़्यादा ऑथेंटिसिटी प्राप्त हुई। आइए देखते हैं कि बेंथम और हुबर का जो क्लासिफिकेशन था वो सबसे पहले बेंथम और हुबर महोदय ने ये एक बुक उन्होंने 3 वॉल्यूम में एक बुक थी और उस बुक का नाम था जेनरा प्लांटेरम। ये बहुत इंफॉर्मेशन या बहुत इम्पोर्टेंट ये बुक है, अक्सर पूछी जाती है कि जेनरा प्लांटेरम ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपका सीधा सा एक जवाब होगा कि जेनरा प्लांटेरम वाज रिटन बाय बेंथम एंड हुकर टू बॉटनिस्ट और टैक्सोनॉमिस्ट that has given their opinion regarding the natural system of classification। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बेसिस रखते हुए उन्होंने ये इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट किया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सम स्पेशल फीचर रिगार्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला बात ये था कि ये जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो बेंथम एंड हुबर ने दिया है, दिस क्लासिफिकेशन इज द टोटली ऑल अराउंड टू द सीड बियरिंग प्लांट्स, दैट मीन्स द फ्लावरिंग प्लांट। ये टोटल के टोटल आपके सीड बियरिंग प्लांट के इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और सीड बियरिंग प्लांट को ये रिफर करते हैं। तो इसमें सभी के सभी सीड बेयरिंग प्लांट्स थे और ये सीड बेयरिंग प्लांट से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन इस बेंथम एंड हुबर क्लासिफिकेशन में दिया गया है। दूसरा पॉइंट ऑल सीड प्लांट्स ऐसा नहीं कि एक लिमिटेड डाटा था, लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन था दैट वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुबर एंड दिस क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स all the seed bearing plants that was present at that particular time. That means the total number of the seed bearing plants at that time was approximately 97,205. ये 97,205 प्लांट से इंफॉर्मेशन था। अब ये समझ सकते हैं कि
ये इतने समय पहले की बात है कि जब इंफॉर्मेशन बहुत ही लिमिटेड, सहूलियतें बहुत लिमिटेड थी, हमारे पास सुविधाएं बहुत लिमिटेड थी। उस समय भी अगर इतने नंबर्स ऑफ प्लांट को स्टडी किया गया और उन पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया, तो दैट वाज द वेरी वेल रिफाइंड इंफॉर्मेशन एंड वेरी अप्रिशिएट क्लासिफिकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो उस समय की बात, मतलब कि ये जो क्लासिफिकेशन उस समय दिया गया था, उसमें ये सभी के सभी जो सीड बेयरिंग प्लांट्स थे अप्रॉक्सीमेटली उस समय जो प्रेजेंट थे, उन सभी को कलेक्ट किया गया था, उनसे इंफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है जो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, वो है टर्म फैमिली। इसमें जो आज के समय में जो फैमिली है, हम किसी भी क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक पोजीशन को जब हम देखते हैं किसी पर्टिकुलर प्लांट को, किसी पर्टिकुलर फैमिली को, तो उसको टैक्सा को हम अगर सब डिवाइड करते हैं तो हमें देखते हैं कि हम किसी लास्ट में किसी पर्टिकुलर प्लांट को एक फैमिली के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये जो फैमिली है, ये उस समय जो है एक ऑर्डर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया था। जो बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, उस समय वो फैमिली जो आज के समय में जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो उस समय जो है एज ए ऑर्डर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। और जो ऑर्डर है जो आज के समय में रिप्रेजेंट किया गया आता है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ऑर्डर के रूप में, वो उस समय कोहॉर्ट, एक टर्मिनोलॉजी थी कोहॉर्ट, ठीक है। तो फैमिली को ऑर्डर को कोहॉर्ट के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया था, जो कि ए मॉडर्न सिस्टमेटिक्स के रूप में यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इसको किस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, उसको यहाँ पे हम देखते हैं। फिर अगला एक पॉइंट है, तो मोनोकॉटिलिडन्स प्लेस्ड आफ्टर डाइकॉटिलिडन्स। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ये इंफॉर्मेशन है और बहुत ज़्यादा रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है कि जो आपका ये क्लासिफिकेशन है उसमें डाइकॉट को पहले प्लेस्ड किया गया है। अब आप इसको जो कैरेक्टर्स हैं इसको फॉर द एडिशन ऑफ द कैरेक्टर्स कर सकते हैं या फिर लिमिटेशन ऑफ द कैरेक्टर्स, उसके आधार पे आप रिडक्ट कर सकते हैं कि कैरेक्टर्स कम हुए या ज़्यादा हुए। लेकिन सहूलियतें ये हैं कि आज भी जो मोनोकॉट हैं वो ज़्यादा एडवांस माने जाते हैं इन कंपेरिजन टू डाइकॉट। तो ये रिलेवेंसी थी मोनोकॉटिलिडन्स प्लेस्ड आफ्टर डाइकॉटिलिडन्स। जो जिम्नोस्पर्म्स थे वो डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में, आगे हम क्लासिफिकेशन को जब यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे या आपको दिखाते हैं, यहाँ पे दिया गया है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो देखिए डाइकॉट पहले आया है, बाद में मोनोकॉट था, फिर डाइकॉट को इन दोनों के बीच में between them the gymnosperms were placed. Now the next point is the author do not mention anything about the origin of angiosperms. तो angiosperms जैसा कि आप जब फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन चाहे एंगलर पेंटल एंड हचिंसन्स को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने बेनेटियल्स लाइक एंसेस्टर्स से ये आपके एंजियोस्पर्म्स की ओरिजिन को यहाँ पे उन्होंने माना है, एक्सेप्ट किया है। लेकिन यहाँ पर बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशंस में यू विल सी दैट द ऑथर डू नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ द एंजियोस्पर्म्स एंड द सीड प्लांट्स दे आर क्लासिफाइड इनटू द 3 classes, 3 subclasses, 21 series and the 25 cohorts and 202 orders.
That means the all things that is the relevant for a particular classification that was the most acceptable at that particular time and the also for the today's point of view also. तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन जिसे कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर जो क्लासिफिकेशन था उस समय उसमें से वो चीज़ें सब रिलेटेड थी। अब हम बेंथम हुकर के जो क्लासिफिकेशन है, जो फेनोगेम्स हैं, जो सीड बियरिंग प्लांट्स हैं, वो कितने भागों में डिवाइड हुए हैं और डिवाइड हुए हैं तो किस कारण से डिवाइड हुआ। शुरू में ये 202 ऑर्डर्स नहीं थी, ऑर्डर 200 ही थे, लेकिन बाद में वाउचीसीएसी एंड वाउचीसीएसी एंड ट्रिजली, the two orders were added in that particular classification, and then the complete classification includes the 202 orders. अब हम देखेंगे कि जो फेनोगेम्स हैं, ये सीड बेयरिंग प्लांट्स, ये कितने तरीके से इनको डिविजन्स हुआ है, हम एक एक तौर पे देखेंगे। तो फेनोगेम्स आर सब डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, डाइकोटिलेडोन्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, मोनोकोटिलेडोन्स। ये तीनों को आप देखिए, यहाँ पर फोकस करिएगा, डाइकोटिलेडोन्स, जिम्नोस्पर्म्स, बिटवीन द डाइकोट एंड मोनोकोटिलेडोन्स, एंड द dicotyledons were also be subdivided into 3 subclasses. These are the classes. ठीक है? ये तीनों ही क्लासेस हैं, dicotyledons, monocotyledons and between them gymnosperms. The dicotyledons in the subdivided into 3 subclasses. And in 3 subclasses, that means they divided into polypetyle, gymopetyle, मोनोक्लेमाइडी। जैसा कि आप जानते हैं कि अब उन्हीं बेसिस पर कि जो पीटल्स हैं अगर वो फ्री हैं तो हम उसको पॉलीपेटाइली कहते हैं, अगर पीटल्स आपस में यूनाइट हैं तो उसे गैमोपेटाइली कहते हैं, और आर्टिफिशियल तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन जो दिए गए हैं वो मोनोक्लेमाइडी के अंतर्गत आते हैं, जो ऑर्डर्स यूनिसेक्सुअल्स के रूप में भी जाना जाता है, एपिटैली या इनकम्प्लीट फ्लावर्स कहा जाता है। ये मोनोक्लेमाइडी को आर्टिफिशियल क्लासेस के रूप में भी जाना जाता है, सब क्लासेस के रूप में। और अब हम सब डिवाइड करेंगे एक एक को। तो पॉलीपेटाइली को 3 सीरीज में डिवाइड किया गया है, और पहला है थैलमिफ्लोरी, मतलब कि जो कैलिक्स है ये फ्री फ्रॉम द ओवरी, ये ओवरी से ये कैलिक्स जब फ्री रहे तो इस तरीके को हम जो पीटल्स या पॉलीपेटाइली के इस सब डिवीज़न को हम कहते हैं कि ये थैलमिफ्लोरी है। और जब स्टेमेंस डेफिनेट नंबर्स में हों और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हों तो इसको डिस्टिफ्लोरी कहा जाता है। एंड कैल्सीफ्लोरी में ओवरी जो है इन्फीरियर ओवरी है। तो देखिए इसमें इन्फीरियर ओवरी है
और इनफेरी में भी इन्फीरियर होती है। ये दूसरे ट्रांजिशन जोन है कि जो बाली से गैमेटोडाइली की तरफ यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं। अब गैमेटोडाइली भी देखते हैं कि जब पिटल्स यूनाइटेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, तब क्या इन्फॉर्मेशन है। इनफेरी मतलब कि ओवरी इन्फीरियर, यहाँ पर ओवरी इन्फीरियर थी पॉलीपेटाइली में ही, अब यहाँ गैमेटोडाइली में भी जो शुरुआत हो रही है वो भी इन्फीरियर ओवरी से है। दूसरा हेट्रोमेरी, ये सुपीरियर ओवरी इसमें पाया जाता है। और सुपीरियर ओवरी विथ 2 कार्पेल्स बाई कार्पिलेटी, यहाँ भी सुपीरियर ओवरी है लेकिन कार्पेल्स 2 हैं, यहाँ सिंगल कार्पेल्स हैं हेट्रोमेरी में, तो इस कारण से इसको हम बाई कार्पिलेटी कहते हैं। फिर आते हैं मोनोक्लेमाइडी, जिनको इनकम्प्लीट या ये एपिडेलस फ्लावर कहते हैं। कार्विम्ब्रीड मतलब कि जो एम्ब्रियो है इसमें कर्व एम्ब्रियो है, ठीक है, इसी के नेम के आधार पे आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें एम्ब्रियो कैसा है, कर्व्ड है, मुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा है, ये इसको 8 सीरीज में डिवाइड किया गया है। कार्वेम्ब्री, मल्टीओवलेट, एक्वेटेसी, मतलब कि इसमें एक्वेटिक जो प्लांट हैं उसमें जो सीड बेयरिंग प्लांट्स हैं उनको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है, उनको कलेक्ट किया गया है। फिर तीसरा है मल्टी ओवुलेट, मतलब ओवरी तो मल्टी है लेकिन टेरेस्ट्रियल, मतलब टेरेस्ट्रियल बेस में पाए जाते हैं। माइक्रो एम्ब्री, मतलब यहाँ पे एम्ब्रियो बहुत छोटे छोटे एम्ब्रियो हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल एम्ब्रियो हैं। अगला पॉइंट है जो सब डिवीज़न है सीरीज में, डैफनेल्स। डैफनेल्स मीन्स जो स्टेमेंस हैं वो पेरीगाइनस, स्टेमेंस पेरीगाइनस टाइप के इंसर में, उसी बेसिस पर ये डैफनेल्स को दूसरे से अलग किया गया है। अब एक क्लेमाइडोस्पर्मी दैट मीन्स द यूनिलोकुलर ओवरी, मतलब ओवरी में सिर्फ ओनली 1 लोक्यूल्स हैं, ठीक है, उन्हीं 1 लोक्यूल्स के आधार पर ये ओवरी को रिप्रेजेंट किया गया है। यूनिसेक्सुअल मतलब कि कोई एक सिंगल सेक्स ऑर्गन्स आइदर द मेल और द फीमेल इज प्रेजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर फ्लावर, तो ऑर्डर ये यूनिसेक्सुअल्स। एंड ऑर्डिन्स एनिमली, दैट मीन्स द some anomalous characters that represent at that particular classes। तो ये जब कोई भी anomalous characteristics आप किसी पर्टिकुलर प्लांट में देखते हैं, ये क्लासिफिकेशन वो जो सीरीज है उन सभी के बेसिस पर हम ऑर्डर एनोमलीज को वी विल बाइफरकेट फ्रॉम अदर क्लासेस। Now let's move to the next and last point, that is the monocotyledons, that was subdivided into the 7 series. Microspermy, that means the seed minutes without endosperms। यहाँ पर एंडोस्पर्म्स नहीं बनते हैं, सीड बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसी कारण से इसको माइक्रोस्पर्मी कहा जाता है। इपिगाइनी मतलब कि इन्फीरियर ओवरी है और एंडोस्पर्म्स कॉपियस, मतलब कि एंडोस्पर्म्स आपको देखने को अच्छा खासा देखने को मिलता है। कोरोनरी मतलब कि इसमें पिटेलॉयड और फ्री ओवरी फ्री है, पिटेलॉयड कंडीशन होते हैं। पिटेलॉयड मतलब कि पीटल्स की तरह दिखे, पीटल लाइक कोई स्ट्रक्चर हो, कोई स्ट्रक्चर ऐसा हो जो पीटल की तरह दिख रहा हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द कैलिसानी, एंड कैलिसानी मीन्स द पेरियंस प्रेजेंट हो और ये सिपेलॉयड कंडीशंस होती हैं, मतलब पीपल्स की तरह दिख रहा हो। और फिर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द नोडिफ्लोरी, सुपीरियर ओवरी, मेनी एंडोस्पर्म्स। कैलिसानी नोडिफ्लोरी में जो है सुपीरियर ओवरी है और बहुत सारे जो है ये एंडोस्पर्म्स आपको देखते हैं। और एपोकार्पी में ओवरी सुपीरियर है लेकिन एंडोस्पर्म्स यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं होते, यहाँ पे एंडोस्पर्म्स प्रेजेंट नहीं है।
और ब्लूमेसी दैट मीन्स स्पाइकलेट विद ब्रैक्ट, इसमें स्पाइकलेट एंड ब्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप पोएसी फैमिली में आपको ये इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हम इसमें जो भी इंफॉर्मेशन थे उसमें ये बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट किया। अब हम इसके कुछ मेरिट्स को यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेंथम और हुकर के जो क्लासिफिकेशन को जो सिस्टम है, जिसको हमने अभी क्लासिफिकेशन के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, उस क्लासिफिकेशन के कुछ मेरिट्स और कुछ डीमेरिट्स को यहाँ पर हम डग आउट करेंगे, और जो टैक्सोनॉमिस्ट द्वारा उनके फॉलोअर्स द्वारा जो कुछ डीमेरिट्स वहाँ पे रिप्रेजेंट की गई या उसको प्रस्तुत किया गया, उस मेरिट्स और डीमेरिट्स को हम आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला मेरिट यह है कि सुटेबल फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये प्रैक्टिकल पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट किया हुआ है, मच मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें अवेलेबल हैं। तो इस कारण से ये इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हैं, और इसलिए ये प्रैक्टिकल पर्पस से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी रेलिवेंसी बहुत ज़्यादा है। अगला पॉइंट है मेरिट्स में कि ट्रीटिंग कुकुरबिटेसी एंड एम्बलीफेरी एट द एंड ऑफ पॉलीपेटाइली, जो पॉलीपेटाइली के एंड में है, जिसको हमने थैल्मीफ्लोरी, डिस्टीफ्लोरी एंड कैल्सीफ्लोरी, तो कैल्सीफ्लोरी में ये इनको रखा गया, कुकुरबिटेसी और एम्बलीफेरी जो पॉलीपेटाइली के लास्ट हैं, और वो किस तरीके से कि एक कनेक्टिंग लिंक, एक जैसे ही आपका पॉलीपेटाइली खत्म होता है और गैमोपेटाइलस फैमिलीज शुरू होती हैं, जहाँ पे जो पेटल्स से यूनाइट होने शुरू होते हैं, जुड़ने शुरू होते हैं, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर यहाँ पर बहुत ही वेल डिफाइंड तरीके से कुकुरबिटेसी और एम्बलीफेरी, जैसे कि ये कद्दू फैमिली है, एम्बलीफेरी ये धनिया की फैमिली है, तो इसे एपाइसी फैमिली भी कहा जाता है। तो इन दोनों फैमिलीज को पॉलीपेटाइली के लास्ट में इनको रखा गया, और ये कनेक्टिंग लिंक के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ, बिटवीन द पॉलीपेटाइली एंड गैमोपेटाइलस फैमिलीज। तो पॉलीपेटाइली और गैमोपेटाइलस के लिए एक कनेक्टिंग लिंक है, जहाँ से पॉलीपेटाइली खत्म होता है और गैमोपेटाइली स्टार्ट होता है, वहाँ पर एज ए कनेक्टिंग लिंक यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसकी पॉजिटिविटी है, बहुत बड़ी ऑथेंटिसिटी है, और बहुत बड़ा इसका एक महत्व है इस क्लासिफिकेशन में, जो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट किए थे, उसकी एक उपलब्धि ये भी कहा जा सकता है। प्लेसिंग मोनोकाट आफ्टर डाई कट, तो ये भी मच मोर इंफॉर्मेटिव है कि मोनोकाट को डाई काट के बाद प्लेसमेंट मिला है। तो मोनोकाट वैसे भी आज के समय में ज़्यादा एडवांस फैमिली के रूप में जाने जाते हैं, तो इस तरीके से जो मोनोकाट फैमिली है वो डाई काट के बाद प्लेस किए गए हैं, इस कारण से इनको ज़्यादा एडवांस फैमिली के रूप में आज भी माना जाता है, जो कि एक इस क्लासिफिकेशन का एक रेलिवेंट कहा जा सकता है। जो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट किए गए हैं उसका एक रेलिवेंस ये है। और तीसरा अगला पॉइंट है प्लेसिंग मोनोकाट यूनिसेक्सुअल्स आफ्टर बाइसेक्सुअल। तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिडक्टिवनेस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कैरेक्टर्स हैं किसी प्लांट के या किसी फैमिलीज के या किसी प्लांट किंगडम के, उनको रिडक्टिव वे में अगर हम इसको स्टडी कर रहे हैं तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम धीरे धीरे रिडक्ट करते हैं, कम करते जाते हैं, तो ये मोनोकाट को, जो यूनिसेक्सुअल्स मोनोकाट हैं, वो बाइसेक्सुअल्स के
बाद रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो इस तरीके से ये भी एक इस क्लासिफिकेशन की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फिर देखते हैं द ऑर्डर्स रेनल्ड्स एज प्रिमिटिव। जैसा कि जानते हैं कि इन दिस क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर्स हैज गिवन देयर फर्स्ट क्लास, दैट इज द डाइकोटिलेडोन्स, एंड इन डाइकोट्स द फर्स्ट ऑर्डर is the order Reynolds. That was the, in the today's sense, also be the most primitive orders regarding to the Bentham and Hooker classification or other the correlated classification that was present by the natural system of classification. Placing Gametophytae after Polyphytae. तो जो गैमोपिटैली है उसको पॉलीपिटैली के बाद प्लेस किया गया है। तो उसके बाद प्लेसमेंट के कारण ही इसमें कुछ जो इंफॉर्मेशन थी, मतलब कि पहले कोई भी चीज़ फ्री है, बाद में यूनाइट हुआ, तो ये एक एडवांसनेस है। यूनाइट होना किसी भी फ्लावर का एक एडवांस करेक्टर है। तो इस तरीके से जो गैमेटोपिटैली है उसको पॉलीपिटैली के बाद अगर प्लेस किए हैं बेंथम एंड हुकर ने, तो एक बहुत ही इंफॉर्मेशन है और एक रेलिवेंट क्लासिफिकेशन का एक पॉइंट माना जा सकता है। नाउ हम उसमें कुछ डिमेरिट्स को देखते हैं। तो इसमें डिमेरिट्स में हम कह सकते हैं कि पहला डिमेरिट, इसकी कमियां ये हैं इस क्लासिफिकेशन की, ये खामियां हैं, ये कमियां हैं, मतलब कि ये अच्छाई है, ये मेरिट्स है, पॉजिटिविटी है, और ये इसकी कमी है। तो रॉन्गली प्लेस्ड जिम्नोस्पर्म को कोई ज़रूरत नहीं थी अननेसेसरीली डाइकाट और मोनोकाट के बीच में इनको प्लेस करना, यह एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन या रॉन्ग चीज़ें हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं कि ये क्लासिफिकेशन में ये शॉर्ट कमिंग्स रह गई। फिर कंपोजिटी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में भी सबसे ज़्यादा एडवांस, हाईली एडवांस फैमिली के रूप में माना जाता है, और ये हाईली एडवांस फैमिली प्लेस्ड इन फेरी बिगिनिंग ऑफ गैमेटोपिटैली। तो ये गैमेटोपिटैलस फैमिली के जो डाइकॉट के जो सब क्लासेस हैं, उसमें सेकेंड सम क्लास इन फेरी में ये प्लेस किया गया। बहुत ज़्यादा एडवांस फैमिली है, लेकिन ये बिगिनिंग में, शुरुआत, गैमेटोपिटैलस के शुरुआत में भी, इसको गैमेटोपिटैलस के लास्ट में भी अगर ये प्लेस करते या फिर अगर मोनोक्लेमाइडी में प्लेस करते तब तो कुछ एक्सेप्टेबल था। लेकिन ये गैमेटोपिटैली में भी सबसे शुरू में इनफेरी जो सीरीज़ है उसके अंतर्गत इन्होंने इसको प्लेस किया, जो कि एक रॉन्ग प्लेसमेंट था इस क्लासिफिकेशन के लिहाज से आप कह सकते हैं। और उसी तरीके से आर्किडेसी जो मोनोकाट में, जैसे कि आप कंपोजिटी, ये सूरजमुखी इसी कंपोजिटी के अंतर्गत आता है, प्लांट है। आर्किडेसी भी चॉकलेट फैमिली, ये मोनोकाट की बहुत एडवांस फैमिली मानी जाती है, और ये भी इन्होंने क्या किया कि मोनोकाट के बिगिनिंग में इसको प्लेस कर दिया, मोनोकाटिलिडोन्स की। तो इस तरीके से इसको कह सकते हैं कि एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ये भी मानी जाएगी। और मोनोक्लेमाइडी को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड नहीं रिप्रेजेंट किया उन्होंने, बस एज ए आर्टिफिशियल ग्रुप के रूप में इन्हें रिप्रेजेंट किया और उसको बेस दिया कि वो पेरियंस के वॉल्स या चक्रण के आधार पे कि नंबर ऑफ कितने पेरियंस हैं जो कितने चक्र में, कितने वॉल्स में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, इन सब चीज़ों के बेसिस पर इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया। इससे हुआ क्या कि जो और चीज़ें एक डीमेरिट के रूप में बाहर आई, जैसे कि कुछ जो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड जो फैमिलीज थी,
as like the Lauraceae related to Magnoliaceae, ठीक है। रेनल्स कुछ ऐसी क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज थी जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज थी, लेकिन पेरेंट्स के बेसिस पर इनको बहुत ज़्यादा दूर दूर इनको प्लेस किया गया, और कुछ जिससे कि अनरिलेटेड फैमिलीज थी उनको पेरेंट्स के बेसिस पर एक साथ क्लब्ड किया गया। तो इस तरीके से ये भी एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन थी। आल्दो हम कह सकते हैं कि एवरी क्लासिफिकेशन हैव सम डिमेरिट्स but and some merits also be, but neglecting the demerits, if you are going to focus the merits, then you will find this classification is the most wide acceptable classification, most authentic classification that was present at that particular point of time, so that the total information regarding to the Bentham and Hooker classification and their merits and demerits that was dug out by the different taxonomists, that is the much more relevant regarding to the Bentham and Hooker's classification। और बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के जितने भी जो विशेषताएं थी उन सबको हमने एक एक करके आपके सामने रिकॉल करके भी आप देख सकते हैं कि बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें उन्होंने पहले जो क्लासिफिकेशन था उसको फेंडोगेम्स जो सीड बियरिंग प्लांट्स थे उसको उन्होंने डाइकॉट और मोनोकॉट दो सब क्लासेस जो क्लासेस में इन्होंने डिवाइड किया, और इस दोनों क्लासेस के बीच में इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को प्लेस किया, और फिर डाइकॉट को 3 सब क्लासेस में पॉलीपेटाइली, गैमोपेटाइली एंड मोनोक्लेमाइडी में सब डिवाइड किया, एंड लेटर ऑन दे डिवाइडेड द जिम्नोस्पर्म्स आल्सो इन द 3 क्लासेस, that is the Natals, Coniferals, Cycadales या Cycadaceae, Nataceae, Coniferaceae, Cycadaceae, and they are subdivided the monocot into 7 series, and the polypetally is also subdivided into 3 series, that is the Thalbiflory, Deciflory, Calciflory, and the Gymnopetalii is subdivided into 3 series, that is the Inferi, Heteromeri, and Bicarpillati, and the Monocotyledons also is subdivided into the 8 series, that is the Microspermi, Epigyne, Coronary, Calycine, Nudiflory, Apocarpi, and Glumaceae, and the Monoclamidae is also subdivided into 7 series, that is the Curvembri, Multiovulate, Aquataceae multiovulate, Terrestris, and Microembry, and Daphnes, Aclamidospermi, Unisexuals, and order Anomalies। तो इस तरीके से ऑल इन ऑल जो बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसको हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किया, और हमने सारे पॉइंट्स को एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत किया, और हमने देखा कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन में जो दिए गए थे वो हमने उसको टच नहीं किया। सभी पॉइंट्स को हमने एक एक करके टच किया
और आपके सामने रिप्रेजेंट किया, जिससे कि आप उसके हर एक पहलू से अपने आप को आत्मसात कर सकें और इसमें जो मेरिट्स डीमेरिट्स हैं उसको भी आप अपने तरीके से उसको पॉइंट आउट करिए। जब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप एक एक करके आप पढ़िए और आपको पीडीएफ भी इसी तरीके से आपको अवेलेबल कराया गया है और आप पीडीएफ भी उसको एज एन नोट्स के रूप में इस्तेमाल करिए। तो इस तरीके से आज का ये क्लास यहीं पर क्लोज होता है और अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर द टुडेज क्लास। थैंक